हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरवी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ, साइंस और अन्य विषयों से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नियमित रूप से हैं तो आप जानते होंगे कि इसके पहले के वीडियो क्लिप में हमने किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बलयुग्म और उसके आघूर्ण के विषय में चर्चा की थी। तो आज उसी टॉपिक पर आधारित एक और टॉपिक भी है जिसको हम चल कुंडल धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के रूप में देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा चल कुंडल धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये पहले तो होता क्या है इसको देखेंगे, इसके सिद्धांत को देखेंगे और साथ ही इसकी संरचना को देखेंगे। तो पहले आइए देखते हैं कि चल कुंडल धारामापी होता क्या है। तो चल कुंडल धारामापी एक उपकरण होता है जिसके सहयोग से किसी परिपथ में धारा की जांच करते हैं और धारा की माप करते हैं। यानी चल कुंडल धारामापी का दो काम होता है। पहला, धारा की जांच यानी डिटेक्टिंग ऑफ करंट, डिटेक्टिंग ऑफ करंट। और दूसरा काम होता है धारा की माप, मेजरमेंट ऑफ करंट, धारा की माप, मेजरमेंट ऑफ करंट। यानी चल कुंडल धारामापी का दो काम होता है। एक होता है कि किसी परिपथ में धारा की जांच करे कि वास्तव में धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं, और दूसरा उस परिपथ में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात धारा की माप करना इस चल कुंडल धारामापी का काम होता है। और इसका सिद्धांत क्या होता है, ये तो दोनों हो गए कार्य। यानी चल कुंडल धारामापी एक ऐसा उपकरण है जिसके सहयोग से किसी परिपथ में धारा की माप करते हैं और धारा की जांच करते हैं। सिद्धांत क्या होता है, इसका सिद्धांत होता है कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही लूप या धारावाही कुंडली होती है तो उस लूप अथवा कुंडली पर दो बराबर परंतु विपरीत दिशा में बलयुग्म लगते हैं और उस बलयुग्म का एक बलयुग्म आघूर्ण होता है। तो क्या लिखेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप अथवा कुंडली पर दो बराबर परंतु विपरीत दिशा में लग रहे बल एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जिनका एक बल आघूर्ण होता है। अब यदि हम कुंडली को लेकर के चलें तो एक कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में है और उसमें लूपों की संख्या n है और किसी एक लूप का क्षेत्रफल a है और कुंडली में प्रवाहित धारा I है, तथा किसी समय कुंडली के तल पर लंब तथा चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण थीटा है। तो ऐसी स्थिति में इस कुंडली पर लग रहे बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा उसको आप जानते हैं क्या होता है, टाउ इक्वल टू NI AB साइन थीटा। ये इस चल कुंडल धारामापी का सिद्धांत होता है। एक सिद्धांत और आप देख सकते हैं इसमें कि यदि कोई तार हो और उस तार को थीटा एंगल मरोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उस पर एक प्रत्यानयन बलयुग्म लगता है जिसका भी अपना एक आघूर्ण होता है जिसको हम लिखते हैं टाउ डैश इक्वल टू सी इंटू फाई। यहाँ फाई क्या है, उस तार को मरोड़ा गया है 5 डिग्री और सी क्या है, मरोड़ी दृढ़ता गुणांक। तो यदि कोई तार है जिसको 5 डिग्री तक मरोड़ा जाता है तो उस पर एक प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण लगता है जिसका मान c इंटू फाई होता है, जहाँ फाई आप देख रहे हैं 5 डिग्री उसको मरोड़ा गया है और c क्या है, मरोड़ी दृढ़ता गुणांक है। तो इस दोनों सिद्धांत का हम इस चल कुंडल धारामापी में उपयोग करेंगे। आगे हम संरचना की बात करते हैं। संरचना के आधार पर इस चल कुंडल धारामापी को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है निलंबित कुंडल धारामापी सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा है किलकित कुंडल धारामापी प्रिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर।
तो दोनों ही धारा मापियों का सिद्धांत एक ही है, संरचना में थोड़ा सा अंतर होने के कारण इनको दो नामों से देखा जाता है। पहला निलंबित कुंडल धारामापी और दूसरा किलकित कुंडल धारामापी। तो धारामापी दो प्रकार के हो गए, पहला निलंबित कुंडल धारामापी और दूसरा किलकित कुंडल धारामापी। निलंबित कुंडल धारामापी को हम कहेंगे सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर और इसको कहेंगे पिवोटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर। ये दो कुंडल धारामापी हो गए, एक निलंबित कुंडल धारामापी सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर और दूसरा पिवोटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर किलकित कुंडल धारामापी। तो पहले हम निलंबित कुंडल धारामापी को देखते हैं, उसके बाद किलकित कुंडल धारामापी को देख लेंगे। तो आइए देखते हैं निलंबित कुंडल धारामापी की संरचना क्या है। तो संरचना में हम देखते हैं, संरचना में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एक कुंडली होता है। क्या होता है? नंबर एक कुंडली। कुंडली एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के पृथक्कृत तार को लपेट करके बनाया जाता है। तो ये हमारा देखिएगा, ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है और इस पर तांबे के तार को इस तरह से लपेट करके हम एक कुंडली बनाते हैं और इस फ्रेम के अंदर नर्म लोहे का कोड लगाते हैं। ये हो गया हमारा कुंडली और इस कुंडली को एक फास्फर ब्रांज की पत्ती से लटका देते हैं। तो दूसरा जो पार्ट इसका है फास्फर ब्रांच की पत्ती है। इस फास्फर ब्रांच की पत्ती से इस कुंडली को लटका देते हैं और फास्फर ब्रांच का दूसरा सिरा एक मरोड़ टोपी से जुड़ा हुआ होता है। अब इस कुंडली को एक शक्तिशाली नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच लटकाते हैं। तो क्या हो गया तीसरा पार्ट, शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुव के बीच बेलनाकार चुंबकीय क्षेत्र, यानी इस कुंडली को शक्तिशाली नाल चुंबक के दो ध्रुव N और S के बीच बने हुए बेलनाकार चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं। अब इस कुंडली का दूसरा सिरा फिर फास्फर ब्रांच की पत्ती से जुड़ते हुए एक ढीले स्प्रिंग से जुड़ करके एक पेच T2 से जुड़ जाता है। ये संयोजक पेच है और ये सिरा संयोजक पेच T1 से जुड़ जाता है। ये पूरी हमारी संरचना हो गई निलंबित कुंडल धारामापी की। यानी निलंबित कुंडल धारामापी में एक कुंडली होती है जिसको एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के पृथक्कृत तार को लपेट कर बनाया जाता है। एल्यूमिनियम के फ्रेम के अंदर नर्म लोहे का कोड लगा दिया जाता है और ये कुंडली फास्फर ब्रांच की पत्ती के सहयोग से इस मरोड़ टोपी के माध्यम से लटकी होती है। इस कुंडली का दूसरा सिरा फास्फर ब्रांच के ही ढीले स्प्रिंग के माध्यम से एक संयोजक पेच T2 से जुड़ा होता है और ये मरोड़ टोपी एक संयोजक पेच T1 से जुड़ा हुआ होता है। और ये कुंडली शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुव N और S के बीच बेलनाकार चुंबकीय क्षेत्र में लटका हुआ होता है। अब ये नर्म लोहे का क्रूड ये काम करता है कि इस शक्तिशाली ध्रुवों के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको और प्रबल बनाता है और दूसरा काम करता है कि ये बेलनाकार क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी बेलनाकार ये चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह का है और ये नर्म लोहे का काम होता है कि इस बेलनाकार क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को त्रिज्य करे, यानी केंद्र से बाहर की ओर इस तरह से करे। यानी इस बेलनाकार चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस केंद्र से बाहर की ओर होती है। क्यों होती है? क्योंकि नर्म लोहे को इस एल्यूमिनियम के फ्रेम के अंदर स्थापित किया जाता है और दूसरा कारण होता है कि ये जो नाल चुंबक दोनों हैं उनकी आकृति भी कुछ बेलनाकार होती है। तो बेलनाकार नाल चुंबक की आकृति के कारण और इस नर्म लोहे के क्रोड के कारण इस बेलनाकार क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। और केंद्र से बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसलिए बनाई जाती है कि इसके अंदर जब भी कुंडली जिस भी स्थिति में हो उस स्थिति में इस कुंडली के तल पर खींचा गया लंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। यानी
जो टाउ इजक्वल टू NIAB साइन थीटा लिख रहे हैं, तो थीटा का मान हमेशा कितना हो, 90 डिग्री हो। और जब थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री होगा तो टाउ का मान हर स्थिति में NIAB साइन 90 का मान 1 होता है, तो टाउ का मान हमेशा कितना होगा, NIAB होगा। तो इसलिए इस बेलनाकार आकृति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा केंद्र से बाहर की ओर की जाती है। तो ये हमारी हो गई संरचना। अब इस निलंबित कुंडल धारामापी की कार्यविधि क्या होती है? कार्यविधि तो परिपथ में जिस ब्रांच में विद्युत धारा के मान का डिटेक्शन और मेजरमेंट करना होता है, उस ब्रांच में इस निलंबित कुंडल धारामापी को T1 और T2 के सहयोग से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो कार्यविधि में क्या लिखेंगे कि जिस ब्रांच में धारा की जांच एवं माप करनी होती है, उसमें निलंबित कुंडल धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। और जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा का प्रवाह T1 से होते हुए, इस फास्फोरस ब्रांच से होते हुए, इस कुंडली से होते हुए T2 के माध्यम से पुनः परिपथ में चली जाती है। ऐसी स्थिति में इस कुंडली में धारा I प्रवाहित होने लगती है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि इस कुंडली में चक्रों की संख्या n है, कुंडली के तल का क्षेत्रफल a है और इस बेलनाकार क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान b है। तो ऐसी स्थिति में इस पे लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा टाउ इजक्वल टू NIAB साइन थीटा। और आप देख चुके हैं कि चूंकि इस बेलनाकार क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र केंद्र से बाहर की ओर होता है और हमेशा कुंडली के तल पर खींचा गया लंब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, तो थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। तो क्या हो जाता है, टाउ इजक्वल टू NIAB साइन 90 और साइन 90 का मान 1 होता है, तो हम केवल NIAB लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन 90 और साइन 90 का मान होता है 1। ये हो गया इस कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इजक्वल टू NIAB। और इस बलयुग्म के आघूर्ण के कारण कुंडली घूमने लगती है, और जब कुंडली घूमेगी तो कुंडली से जुड़ी हुई फास्फोरस ब्रांच की पत्ती भी घूमेगी, और पत्ती के घूमने के कारण इसमें प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा, जिसका मान C इंटू फाई के बराबर होगा। तो यदि कुंडली के 5 डिग्री घूमने पर फास्फोरस ब्रांच की पत्ती भी 5 डिग्री घूमेगी, या इसमें ऐठन 5 डिग्री आएगा और 5 डिग्री ऐठन के कारण इसमें प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा, और ये फास्फोरस ब्रांच की पत्ती इस कुंडली के घूमने का क्या करेगी, विरोध करेगी। और जब इस कुंडली में बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इजक्वल टू NIAB और इस पत्ती के प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ डैश इजक्वल टू C फाई दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में यह कुंडली वहीं पर रुक जाती है। तो क्या लिखेंगे कि इस टाउ के कारण कुंडली में यदि फाई विक्षेप उत्पन्न हो तो कुंडली से जुड़ी फास्फर ब्रांच की पत्ती में भी ऐठन उत्पन्न होगा, जिसके कारण पत्ती प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण आरोपित करेगी, जिसकी दिशा टाउ के विपरीत होगा। यदि यह प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण टाउ डैश हो तो टाउ डैश इजक्वल टू C इंटू फाई, जहाँ C को हमने बताया कि यह मरोड़ी दृढ़ता गुणांक है। तो अब जब टाउ डैश का मान टाउ के बराबर हो जाएगा तो कुंडली क्या हो जाएगी, संतुलन की अवस्था में होगी। तो क्या लिखेंगे, कुंडली के संतुलन की अवस्था में टाउ डैश इजक्वल टू टाउ, यानी C फाई इजक्वल टू NIAB। यहाँ से फाई इजक्वल टू क्या हो जाएगा, NAB अपान C इंटू I, या यहीं से आप लिख सकते हैं I इजक्वल टू C बाई NAB इंटू फाई। तो C मरोड़ी दृढ़ता गुणांक है जो कांस्टेंट होगा, N कुंडली में चक्रों की संख्या ये भी कांस्टेंट होगा, A कुंडली के तल का क्षेत्रफल ये भी कांस्टेंट होगा, और B
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये भी कांस्टेंट होगा। तो पूरा C/NAB एक कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं कि I इक्वल टू एक कांस्टेंट K इंटू फाइव। अब ये I क्या होगा, एक कांस्टेंट K इंटू फाइव, और यहाँ से हम लिखेंगे कि I अनुक्रमानुपाती फाइव, यानी इस कुंडली में विक्षेप जो फाइव है उसको देख करके हम I का मान निकाल सकते हैं। तो निलंबित कुंडल धारामापी में कुंडली के विक्षेप को हम किससे देखते हैं, इस फास्फोर ब्रांच की पत्ती में लगे हुए मिरर से, और एक लैंप होता है, यानी लैंप मिरर अरेंजमेंट के द्वारा, लैंप मिरर सिस्टम के द्वारा हम इस कुंडली में विक्षेप फाई को देख करके आई के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया निलंबित कुंडल धारामापी में हम आई के मान को कैसे जानेंगे। जब इस कुंडली में विक्षेप फाई होगा तो हम समझ जाएंगे परिपथ में धारा बह रही है, और जितना ही फाई का मान होगा उसी अनुपात में आई का मान होगा। तो इस के का मान हर निलंबित कुंडल धारामापी के लिए कांस्टेंट होता है। उसी आधार पर हम आई और फाई में एक पैमाना बनाते हैं, और उस पैमाने के माध्यम से हम निलंबित कुंडल धारामापी में प्रवाहित धारा के मान को ज्ञात कर लेते हैं। आगे हम दो और टर्म को देखते हैं, एक होता है धारा सुग्राहिता और एक होता है विभव सुग्राहिता। तो धारा सुग्राहिता का मतलब होता है कि एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में जो विक्षेप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता कहते हैं। यानी फाई अपान आई, एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में विक्षेप फाई जो होता है उसको क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता। और चूंकि परिपथ में धारा प्रवाहित करने के कारण उसमें विभव भी होता है, तो एकांक विभव पर जो कुंडली में विक्षेप होता है उसको हम विभव सुग्राहिता कहते हैं। तो विभव सुग्राहिता को लिखते हैं फाई अपान भी, यानी इस फाई अपान आई का मतलब होता है कि एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में जो विक्षेप होता है उसको हम धारा सुग्राहिता कहते हैं, और एकांक विभव आरोपित करने पर जो कुंडली में विक्षेप होता है उसको विभव सुग्राहिता कहते हैं। और यहाँ से फाई अपान आई क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे फाई अपान आई इक्वल टू NAB अपान C, और फाई अपान भी को लिख देंगे आप फाई अपान आई इंटू आर। तो फाई अपान आई में आर से भाग देंगे तो फाई अपान भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा NAB अपान CR। यहाँ से हम देखते हैं कि n का मान बढ़ाने पर धारा सुग्राहिता बढ़ेगी, a का मान बढ़ाने पर भी धारा सुग्राहिता बढ़ेगी, और b का मान बढ़ाने पर भी धारा सुग्राहिता बढ़ेगी, और c का मान घटाने पर भी धारा सुग्राहिता बढ़ेगी। बिल्कुल इसी तरह से विभव सुग्राहिता NAB तीनों का मान अगर हम बढ़ाते हैं तो विभव सुग्राहिता बढ़ेगी, और C का मान घटाते हैं तो विभव सुग्राहिता बढ़ेगी। लेकिन N का मान बढ़ाने से चक्रों की संख्या ज़्यादा होगी तो R का मान ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो विभव सुग्राहिता क्या होती है, घट जाती है। तो N का मान भी एक निश्चित लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। A का मान बढ़ाने से कुंडली के आकार में वृद्धि होगी, कुंडली के आकार में वृद्धि होने से N और S के बीच की दूरी बढ़ाना पड़ेगा हमको, इसलिए B का मान कम हो जाएगा। B का मान कम होने से फिर धारा सुग्राहिता और विभव सुग्राहिता दोनों कम हो जाएगी, तो कुंडली के आकार को भी हम एक निश्चित आकार से बड़ा नहीं कर सकते हैं। आगे बचती है B का मान। B का मान बढ़ाने से हमारी धारा सुग्राहिता बढ़ती है, विभव सुग्राहिता बढ़ती है। तो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं जिसमें हम इस कुंडली को लटकाए रखते हैं, और अंत में हम C का मान कम रखते हैं जिसको हम मरोड़ी दृढ़ता गुणांक कहते हैं। तो इस फास्फोर ब्रांच की पत्ती का मरोड़ी दृढ़ता गुणांक जितना ही कम करेंगे उतना ही धारा सुग्राहिता और विभव सुग्राहिता बढ़ेगी। और अंत में रेजिस्टेंस जो आता है, रेजिस्टेंस तार का जितना ही कम होगा उतना ही विभव सुग्राहिता ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से हम सिलेक्टेड कुंडली में लूपों की संख्या, कुंडली के आकार और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान पर धारा सुग्राहिता और विभव सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं। यानी कम से कम धारा की माप जिस कुंडल धारामापी से माप लिया जाता है उसकी धारा सुग्राहिता अधिक होती है और उसकी विभव सुग्राहिता अधिक होती है। तो इस तरह से हमने चल कुंडल धारामापी
में निलंबित कुंडल धारामापी को देखा। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।